नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उस बड़े संकट के बारे में जो 2026 के विधानसभा चुनावों में मिली भारी हार के बाद पैदा हुआ है। हम गहराई से समझेंगे कि इस हार के बाद पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है और खुद को पूरी तरह बिखरने से बचाने के लिए वे किन संसदीय पैंतरों का सहारा ले रहे हैं। सोचिए, क्या होता है जब लगातार 15 साल तक चलने वाला एक छत्र राजनीतिक राज अचानक से भरभराकर गिर पड़े। बिल्कुल यही स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने खड़ी है। इस घटना ने रातों रात पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि कैसे दशकों पुरानी मजबूत दिखने वाली सत्ता भी ताश के पत्तों की तरह बहुत तेजी से बिखर सकती है। इस पूरे सियासी ड्रामे को डिकोड करने के लिए हमने आज के इस एजेंडे को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, पार्टी के अस्तित्व का संकट। दूसरा, अंदरूनी बगावत को समझना। तीसरा, लोकसभा में हुआ बड़ा फेरबदल। चौथा, संसदीय व्हिप का गणित। और आखिर में पार्टी को बचाने की रणनीतियां। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, अस्तित्व का संकट, 2026 की चुनावी हार। आइए इस राजनीतिक भूकंप की तीव्रता को थोड़ा करीब से मापते हैं। जरा टीएमसी के इस उतार चढ़ाव वाले सफर पर गौर करते हैं। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 2004 में लोकसभा में ये पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी। फिर आता है 2011 का ऐतिहासिक साल, जब इन्होंने 34 साल पुराने मजबूत वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका। और अब 2026, एक ऐसी करारी हार जहां सत्ता सीधे बीजेपी के हाथों में चली गई। मतलब अर्श से फर्श तक का सफर बहुत ही कम समय में तय हो गया। विधानसभा में 100 से भी कम सीटों पर सिमट जाना, ये सच में एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जिसने पार्टी के भीतर पूरी तरह से खलबली मचा दी है। और इसी भारी हार ने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। अब इतनी बड़ी हार हो तो हंगामा होना तो तय है। यही हमें हमारे दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है, अंदरूनी बगावत और दोषारोपण का खेल। आइए देखते हैं कि हार के बाद ये कलह कैसे बाहर आ रही है। मौजूदा हालात को समझने के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक की इस सटीक टिप्पणी पर ध्यान देते हैं। उनका कहना है, वफादारी से ज्यादा तेजी से डर गायब हो जाता है। और सच कहूं तो बिल्कुल यही हो रहा है। सत्ता जाने के बाद पार्टी नेतृत्व का जो खौफ था वो खत्म हो गया है और नेता अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो पार्टी के भीतर एक बहुत स्पष्ट और गहरी वैचारिक दरार देखने को मिलती है। एक तरफ वो पुराना दौर है जब पार्टी नंदीग्राम और सिंगूर जैसे जमीनी आंदोलनों और सड़कों पर संघर्ष करके खड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ है आज का दौर, जहां चुनाव जीतने के लिए आईपैक जैसी एजेंसियों और सलाहकारों के जरिए एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में सेंट्रलाइज्ड काम हो रहा है। पुराने नेताओं को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने तो सीधे सीधे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर निशाना साध दिया। उनका साफ कहना था कि पार्टी को एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह चलाया गया और बंगाल की राजनीति कॉर्पोरेट हाउस की तरह नहीं चलती। उनका मानना है कि इसी कंसल्टेंट वाले रवैये ने टीएमसी को अपने ही वोटरों से पूरी तरह काट दिया। और ये आलोचना यहीं नहीं रुकी। चौधरी ने महाभारत का एक बहुत ही दिलचस्प रूपक इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष नेतृत्व ने अंधे राजा धृतराष्ट्र की तरह काम किया। मतलब जमीनी स्तर पर जो समस्याएं और अंदरूनी तोड़फोड़ चल रही थीं, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उस पर आंखें मूंद ली गईं। बगावत के इन तीखे सुरों के बीच नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, वो बहुत आक्रामक तरीके से पलटवार कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, लोकसभा में फेरबदल और राजधानी में नई रणनीति। जैसे ही ये विनाशकारी नतीजे आए, ममता बनर्जी ने बिना कोई वक्त गवाए कालीघाट में एक आपातकालीन बैठक बुला ली। सभी सांसदों को फौरन तलब किया गया। इस बैठक का मकसद एकदम क्लियर था, रूलिंग पार्टी वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर विपक्ष की बेंच से काम करने की रणनीति बनाना और पार्टी के अंदर सख्त अनुशासन और एकता की डिमांड करना। इस नई रणनीति का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है ये बड़ा फेरबदल। काकोली घोष दस्तीदार, जिनके बेटे की सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया था, उन्हें लोकसभा के चीफ व्हिप पद से तुरंत हटा दिया गया और उनकी जगह कल्याण बनर्जी को वापस लाया गया। कल्याण बनर्जी अपने जुझारू और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। ये साफ मैसेज है कि पार्टी अब डैमेज कंट्रोल और कड़े एक्शन के मूड में है। अब ये चीफ व्हिप का पद कोई आम पद नहीं है। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं हमारे चौथे सेक्शन में, संसदीय व्हिप और अनुशासन लागू करना। दृष्टि आईएएस के नोट्स के हवाले से अगर हम व्हिप को सरल भाषा में समझें तो ये राजनीतिक दल द्वारा अपने सांसदों और विधायकों को जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है। ये ब्रिटिश काल से चली आ रही एक व्यवस्था है जो निर्देश देती है कि किसी अहम वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहना है या फिर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी लाइन पर ही वोट करना है। टूटी फूटी और संकट में घिरी पार्टी को एकजुट रखने का ये सबसे अचूक और बड़ा हथियार है। और इसकी गंभीरता के भी 3 अलग अलग स्तर होते हैं। पहला है 1 लाइन व्हिप, जो सिर्फ वोटिंग की जानकारी देता है, इसमें वोट न डालने की छूट होती है। फिर आता है 2 लाइन व्हिप, जो सदस्यों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देता है। और सबसे खतरनाक होता है 3 लाइन व्हिप, ये सबसे सख्त आदेश है। इसका मतलब है कि आपको हर हाल में मौजूद रहना है और बिल्कुल उसी तरह वोट करना है जैसा पार्टी कह रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि ये व्हिप इतना डरावना क्यों होता है?
क्योंकि इसे दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची की ताकत मिली हुई है। अगर कोई सांसद सख्त व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे सदन से पूरी तरह निष्कासित किया जा सकता है। हाँ, एक अपवाद जरूर है कि अगर 1/3 से ज्यादा विधायक एक साथ पार्टी तोड़ दें तो बात अलग है। लेकिन अकेले बगावत करने वालों के लिए चीफ व्हिप सच में एक खौफनाक एनफोर्सर का काम करता है। तो एक नए और सख्त चीफ व्हिप के एक्शन में आने के बाद टीएमसी अब पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में जा चुकी है। आइए अपने आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, पार्टी को बचाने की रणनीतियां और आगे की राह। अगर हम टीएमसी के इस नई रणनीति को देखें तो वो पूरी तरह से अपने अनुभवी और पुराने नेताओं पर दाव लगा रहे हैं। बंगाल में विपक्ष के नेता के तौर पर 80 साल के बेहद अनुभवी शोभनदेव चट्टोपाध्याय को कमान सौंपी गई है ताकि विधायकों को टूटने से रोका जा सके। और सबसे दिलचस्प बात, टीएमसी ने राजनीतिक व्यावहारिकता दिखाते हुए अपने पुराने कट्टर विरोधियों यानी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन और तालमेल बिठाने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। सोचने वाली बात है कि क्या केवल डंडे के जोर पर यानी सख्त संसदीय अनुशासन से जमीनी स्तर पर हो रहे इस बड़े पतन को रोका जा सकता है, या फिर टीएमसी को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से री इन्वेंट करने की एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। इसी एक सवाल के जवाब पर बंगाल की राजनीति का पूरा भविष्य टिका हुआ है।